नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है। देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन हमने किया है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। इस बुलेटिन में आपके लिए आज क्या क्या खबरें हैं, आइए देखते हैं हेडलाइंस। KSG न्यूज स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। NGT का आदेश, 9 नवंबर रात से देश के प्रदूषित शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन। LSE स्टैंड ऑफ पर 8वीं बैठक से क्या निकला निष्कर्ष, देखिए भारत और चीन का बयान। UN वॉच की पाकिस्तान को फटकार, कहा आप UNHRC में रहने के लायक ही नहीं। काशी विकास के लिए PM मोदी ने शुरू किए नए प्रोजेक्ट्स। सीमा के करीब चीन बना रहा दूसरा रेल प्रोजेक्ट। KSG न्यूज फैक्ट्स में आज देखिए, मिशन सागर 2, समुद्र में मित्र राष्ट्रों की मदद कर रहा भारत, संकट काल में कई देशों तक पहुंचा रहा खाना और दवाइयां। इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, भारत का बहुत खराब प्रदर्शन। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक्सटेंडेड, नई अपडेट के साथ जानें इस स्कीम के बारे में सब कुछ। 1 रैंक 1 पेंशन, करंट अपडेट, हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस। जानिए इतिहास में क्यों खास है 9 नवंबर की तारीख। देश और दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के खबरों का सारांश हमने तैयार किया है आपके लिए हमारे स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज स्कैन में। NGT का आदेश, 9 नवंबर रात से देश के प्रदूषित शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन। 9 नवंबर से 30 नवंबर की रात तक दिल्ली NCR सहित देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लग गया है जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी खराब रही थी। इसके बाद स्थिति का रिव्यू किया जाएगा। जहां हवा की क्वालिटी मॉडरेट है वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर भी दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस जैसे उत्सवों पर सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी। देश में बाकी जगहों पर पटाखों पर बैन को लेकर फैसला स्टेट अथॉरिटी पर निर्भर करता है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्पेशल ड्राइव चला सकते हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2019 के 13 SCC 523 की दिशा में है, जिसे मॉडरेटली पोल्यूटेड या बिलो एयर क्वालिटी के इलाकों में लागू किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है। 8वें दौर के सैन्य वार्ता में भारत और चीन दोनों के देशों के प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण सहमति को ईमानदारी से लागू करने पर सहमति हुई है। भारत और चीन के एक संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी सहमति व्यक्त की कि उनके फ्रंटलाइन ट्रूप्स संयम बरतेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकैलकुलेशन से बचेंगे। इस बैठक के मुख्य पॉइंट्स की बात करते हैं। दोनों पक्ष बॉर्डर एरियाज में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से डायलॉग और कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए भी सहमत हुए। 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने जल्दी ही बैठक का एक और दौर शुरू करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच मई 2020 से ही LAC पर स्टैंड ऑफ है। आइए जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आखिर है क्या। LAC सीमांकन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर के आसपास मानता है। ये 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है और वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में है। चीन की विस्तारवादी नीति को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के रक्षा मंत्री और CDS जनरल बिपिन रावत कड़े शब्दों में भारत का रुख साफ कर चुके हैं। फ्रांस विवाद और ईश निंदा पर अपने बयानों को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फिर शर्मिंदा हुए। इमरान खान के ईश निंदा वाले ट्वीट पर भड़का UN वॉच, कहा आप UNHRC में रहने के लायक ही नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और संयुक्त राष्ट्र की संस्था UN वॉच के बीच अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर जुबानी जंग देखी जा रही है। इमरान खान ने फ्रांस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ईश निंदा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब UN वॉच ने कहा कि आप UNHRC में रहने के लायक ही नहीं हैं। काशी विकास के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काशी में 614 करोड़ रुपए के लागत वाले 37 नए प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में लगने वाले हाईटेक सर्विलांस कैमरे, रामनगर और भुल्लनपुर में मल्टी स्टोरी PAC बैरक, बेनियाबाग में पार्किंग, सड़क चौड़ीकरण और वाराणसी में नए घाट के विकास कार्य सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी अपने इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान सेवापुरी ब्लॉक में 17 करोड़ की लागत से तैयार आंगनबाड़ी केंद्र, 118 करोड़ की लागत से IPDS योजना के तहत शहर में हुए अंडरग्राउंड बिजली केबल, स्मार्ट सिटी योजना के तहत 19 करोड़ के पेयजल आपूर्ति, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की लागत से तैयार एरोब्रिज, नवनिर्मित मल्टी मॉडल टर्मिनल पर खड़े 2 हाईटेक नाव सहित अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत को तिब्बत में लिंजी तक जोड़ने वाली 47.8 अरब डॉलर की रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाएं और कहा कि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लिंजी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के नजदीक है। सिचुआन तिब्बत रेलवे छिंगाई तिब्बत रेल परियोजना के बाद दूसरी रेलवे लाइन है। यह छिंगाई तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व से गुजरेगा। सिचुआन तिब्बत रेलवे चेंगडू से प्रारंभ होता है, जो सिचुआन प्रांत की राजधानी है, और यान तथा कामदो होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है, जिससे चेंगडू से लहासा के बीच की दूरी 48 घंटे से कम होकर सिर्फ 13 घंटे रह जाती है। लिंजी को नियंगची के नाम से भी जाना जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। लिंजी में एक हवाई अड्डा भी है, जो चीन द्वारा हिमालय क्षेत्र में बनाए गए 5 हवाई अड्डों में से एक है। हाल की खबरों में छिपे हुए वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको अपने जहन में रख लेने चाहिए, आइए देखते हैं कि KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। मिशन सागर 2 INS एरावत खाद्य सामग्री लेकर इरिट्रिया के मसावा बंदरगाह पहुंचा। मिशन सागर इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मिशन सागर 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत चलाया जा रहा है। क्षेत्र के हर किसी को सुरक्षा और विकास नसीब हो सके, यही इसका लक्ष्य है। भारत सरकार और नौसेना पिछड़े मुल्कों को आपदा और अब महामारी के दौर में हर संभव मदद कर रही है। भारत प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 के ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ने के लिए मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रहा है। इस तरह के मिशन ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को दोहराया है। क्योंकि भारतीय नौसेना प्रमुख समुद्री एजेंसी है और समुद्री क्षेत्र में भी ये पहली प्रतिक्रिया है। मिशन सागर 2 भारतीय नौसेना, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य एजेंसियां ऑपरेट कर रही हैं। मिशन से जाहिर होता है कि भारत अपने समुद्री पड़ोसियों को कितना महत्व देता है और जरूरत पड़ने पर मदद का हाथ सबसे पहले आगे बढ़ाता है। जहाज भारत से सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया तक खाद्य सहायता पहुंचा रहा है। मिशन सागर 1 की बात करते हैं। लॉकडाउन के दौरान मई-जून में यह ऑपरेट हुआ था। भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस सहित अन्य देशों तक मेडिकल और फूड सहायता पहुंचाई थी। मरीन ऑपरेशंस में मुख्य भूमिका निभाने वाले INS एरावत के बारे में बात करते हैं। इसे 19 मई 2009 को स्वदेश में निर्मित किया गया था। यह आपदा राहत कार्यों के साथ साथ मानवीय सहायता के लिए भी उपयुक्त जहाज है। इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, जिसमें भारत ने 0.352 स्कोर के साथ बेहद खराब प्रदर्शन किया है। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स ग्लोबल टाइम सीरीज डेटा सेट, जो कि साल 1900 से 2009 तक का है, इसके एक भाग के रूप में यह ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इंटरनेशनल एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स का इवैल्यूएशन 8 कंपोनेंट्स के आधार पर किया जाता है। ये 8 कंपाउंड हैं: फ्रीडम ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिस्मिनेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड कैंपस इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट अंडर एकेडमिक फ्रीडम, इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स और द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। इस इंडेक्स में उरुग्वे और पुर्तगाल शीर्ष पर हैं। इसके बाद लताविया और जर्मनी हैं। मलेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, सोमालिया और यूक्रेन जैसे देश भारत से बेहतर स्कोर कर रहे हैं। भारत सऊदी अरब और लीबिया के निकट है। पिछले 5 सालों में भारत के AFI स्कोर में 0.1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। सूचकांक में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित 35 देशों का डाटा है ही नहीं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की बात करते हैं। फिजिकल क्लेम की अनिवार्यता खत्म हो चुकी है। ऑनलाइन दावा अब मान्य होगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत शर्तों में ढील की है। अब से स्कीम के तहत लाभ का क्लेम करने वाले ऐसे दावाकर्ता जिन्होंने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ऑनलाइन क्लेम किया है और जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार और बैंक डिटेल्स की स्कैन कॉपी अपलोड की है, उन्हें फिजिकल क्लेम करने की जरूरत नहीं है।
एफिडेविट फॉर्म में दावा प्रस्तुत करने की शर्त से दावेदारों को असुविधा हो रही थी। 2 साल की अवधि के लिए एक पायलट योजना के रूप में साल 2018 में शुरू हुई अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना उन कर्मचारियों को रिलीफ पेमेंट के रूप में 90 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन का एक अंश प्रदान करती है जो अपनी नौकरी खो चुके हैं। बाद में इस वंस इन अ लाइफ टाइम बेनिफिट स्कीम को जून 2021 के अंत तक एक्सटेंडेड किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी ने कई लोगों को बेरोजगार बना दिया था। अब बात वन रैंक वन पेंशन योजना की। केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बीते 5 सालों में 20.5 लाख रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स को 42,700 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि यह योजना 1 जुलाई 2014 से प्रभावी मानी जाएगी। योजना का कार्यान्वयन कोश्यारी समिति की सिफारिश पर आधारित था। भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय पैनल का गठन किया गया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2.28 लाख और पंजाब 2.12 लाख में वन रैंक वन पेंशन के लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। हालांकि इन आंकड़ों में नेपाल के पेंशन धारकों का विवरण शामिल नहीं है। क्या है वन रैंक वन पेंशन? OROP का अर्थ है सेवा की समान अवधि के लिए समान रैंक के लिए सैन्य अधिकारियों को समान पेंशन का भुगतान इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। OROP से पहले पूर्व सैनिकों को वेतन आयोग की उस समय की सिफारिशों के अनुसार पेंशन मिलती थी जब वो रिटायर होते थे। इस तरह अगर साल 1995 में सेवानिवृत्त होने वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल को साल 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले एक कर्नल की तुलना में कम पेंशन प्राप्त हो रही थी। अब बात इतिहास की। 9 नवंबर की तारीख इतिहास में कहां और क्यों दर्ज है? नेशनल लीगल सर्विस डे, जो कि 9 नवंबर को मनाया जाता है, सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। 9 नवंबर को ही मनाया जाता है विश्व उर्दू दिवस। हर साल भारत में 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस यानी आलमी यौम उर्दू मनाया जाता है। ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का जन्म दिवस है। इनका जन्म 9 नवंबर 1877 को हुआ था। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ था। कश्मीर के बड़गांव के मेजर सोमनाथ शर्मा को 9 नवंबर 1947 को पहला परमवीर चक्र मिला था। 1953 को कंबोडिया को फ्रांस से आजादी मिली। 9 नवंबर 1989 को ही ब्रिटेन में मृत्युदंड की सजा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। खबरों के सारांश में आज के लिए इतना ही। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। KSGindia.com भी विजिट करें और बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां उपलब्ध है, उसका लाभ उठाएं। हमारी कोशिश कैसी लग रही है आपको, इसका फीडबैक हमें कमेंट देकर जरूर बताएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आप KSG इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आराम से घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। KSG इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। KSGindia.com विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। खुद को रजिस्टर करें और हिस्सा बनें KSG इंडिया टॉपर्स टीम का।